स्वर सुधा मंच पर प्रस्तुत है राजस्थान की प्रेम कथाएं। आज की कथा है मूमल। गुजरात के हमीर जाडेजा का विवाह सिंध के अमरकोट राज्य की सोडी जी से हुआ। एक बार वह अपने ससुराल आया। उसका साला महेंद्रा उसका हम उम्र था। दोनों एक साथ घोड़े चढ़ते, शिकार खेलते, चौपड़ पासे फेंकते, दावते खाते, मौज करते। दोनों में बड़ी दोस्ती, बहुत प्यार। सुबह से शाम तक एक दूसरे के साथ रहते। हमीर को ससुराल आए काफी दिन हो गए। उसने अपने ससुर वीस लदे से अर्ज की, अब मुझे वापस गुजरात जाने की इजाजत दें। वीस लदे ने कहा, जमाई सा, अभी अभी तो आप पधारे ही हो, थोड़े दिन और विराजे। इसी बहाने मेरी बेटी को उसकी माँ के पास कुछ और दिन रहने को मिल जाएंगे। देश से आए बहुत दिन हो गए हैं, और फिर बेटी तो पराया धन होती है। आगे पीछे उसे ससुराल जाना ही पड़ेगा। उम्र भर तो यहाँ रह नहीं सकती। 4-6 महीने में फिर आ जाऊंगा। ससुराल तो आते जाते रहना चाहिए, वहां जमकर बैठना अच्छा नहीं होता। हमीर ने हाथ जोड़कर अर्ज की। जैसी आपकी मर्जी। पंडित जी से रवानगी का अच्छा मुहूर्त निकलवा कर आपके पधारने का दिन तय करवा लेता हूँ। दिशाशूल को टालते हुए पंडित जी ने रवानगी का मुहूर्त निकाल दिया। हमीर ने महेंद्रा से कहा, साले जी, आप भी हमारे साथ पधारो। आपको मेरे गले की सौगंध। ज्यादा नहीं तो चाहे 2-4 दिन ही रुकना, लेकिन आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा। बहन ने भी भाई से चलने की जिद की। महेंद्रा ने सोचा, बहन बहनोई इतना कह रहे हैं, गुजरात तो जाऊंगा नहीं, 2-4 मंजिल तक छोड़ आऊं। आगे आगे सामान लदे ऊंट, उनके पीछे सोडी जी का रथ जिसमें नागौरी बैल जुते थे, उसके पीछे घोड़ों पर चढ़े हमीर के साथी, और सबसे पीछे हमीर और महेंद्रा बात करते, हंसी मजाक करते अपने अपने घोड़ों पर सवार हुए। काफिला रवाना, दर मंजिल दर कूच। लोद्रवा गांव से 8 कोस दूर काफिले ने पड़ाव डाला। अच्छा जंगल, चारों ओर हरियाली, कहीं मोर बोल रहे, कहीं हिरण चर रहे, कहीं खरगोश झाड़ियों में कूद रहे। महेंद्रा ने हमीर से कहा, कल तो मैं वापस लौटूंगा, बड़ा अच्छा जंगल है, चलो आज आखिरी शिकार हो जाए। हमीर ने कहा, आपके गुजरात नहीं चलने की बात तो मेरे नहीं जमी, लेकिन शिकार की बात 16 आने जम गई। चलो पहले शिकार खेल लें, फिर आपके साथ चलने की बात करेंगे। दोनों ने हाथ में कमान लिए, तरकश में तीर डाले, घोड़े पर चढ़े और शिकार करने निकल गए। घोड़ों के पैरों की आवाज सुन एक काला हिरण चौंककर झाड़ी से निकला और भागा। दोनों जवानों ने अपने घोड़े हिरण के पीछे दौड़ा दिए। आगे आगे हिरण, पीछे पीछे घोड़े। हिरण अपनी जान बचाता आड़ा टेढ़ा भागता, घोड़े उसके पीछे। सवारों का दिशा और फासले की ओर ध्यान ही नहीं। हिरण का पीछा करते करते एक नदी के किनारे आ पहुंचे। नदी शांत बह रही थी। हिरण जान बचाते तैरते हुए नदी के बीच में जा पहुंचा। हमीर ने कहा, बेचारे ने जल में शरण ली है, अब क्या मारना। शिकार छोड़ दोनों सवार इधर उधर देखने लगे। नदी के उस पार एक बाग लगा हुआ था, जिसमें फूलों की सुगंध आ रही थी, और बाग के बीच एक ऊंची मेड़ी झरोखेदार थी। हमीर ने कहा, कितना सुहावना स्थान है, देखते ही तबीयत प्रसन्न हो गई। महेंद्रा ने कहा, आपने ठीक कहा, लेकिन इस इलाके में और ऐसा स्थान, सौदागरों के मुंह से तो अरब में ऐसे नकलिस्तानों की चर्चाएं सुनी हैं, लेकिन अपने पड़ोस में नकलिस्तान के बारे में तो कभी नहीं सुना। हिरण का पीछा करते करते दोनों ही सवार पसीने में सराबोर हो रहे थे। घोड़े की नाकों में उनका सांस नहीं समा रहा था। सोचा, नदी पार कर बाग में जा पसीना सुखा लें, घोड़ों को विश्राम दें। दोनों ने अपने घोड़े नदी में उतार दिए। घोड़ों के घुटने घुटने तक पानी, आराम से नदी पार कर गए। बाग में जा सवार घोड़ों से उतरे, पसीना सुखाने लगे, हाथ मुंह धोए और आपस में बातें करने लगे।
कितना सुंदर बाग है। मेड़ी भी सुंदर है, 2 मंजिली। यह मेड़ी किसकी हो सकती है? किसके मन में आई कि यहाँ मेड़ी बनाए? किसी राजा की होगी, शिकार खेलने आता होगा तो रात को यहीं रुक जाता होगा। बिल्कुल सुनसान, शायद ही कोई इसमें रहता होगा। रखवाला भी गांव की तरफ चला गया दिखता है। नीचे आवाजें सुन मूमल ने मेड़ी की जाली में से नीचे झांका। 2 खूबसूरत जवान अपने अंगरखे खोल पसीना सुखा रहे थे। दोनों ही एक दूसरे से बढ़कर गर्दन पर लटके लंबे काले बाल, भौं तक तनी हुई मूछें, चौड़ी छाती, मांसल भुजाएं। जरूर कोई अच्छे घर के राजपूत होंगे। शायद रास्ता भूल इधर आ निकले हैं। मूमल ने अपनी दासी को बुलाकर कहा, नीचे जा, नौकरों से कह इन सरदारों के घोड़े पकड़े। शायद रास्ता भूल इधर आ निकले हैं। इनके रहने का इंतजाम करा, इनकी खातिर करा। मूमल के नौकरों ने हमीर और महिंद्रा के घोड़े पकड़े, ठहरने का स्थान बताया, उन्हें भोजन कराया। मूमल की एक सहेली ने आकर पूछा, आप सरदारों का विराजना कहाँ है? यहाँ कैसे पधारना हुआ? हमीर बोला, यह तो अमरकोट के राणा बीसल देव सोढ़ा का बेटा महिंद्रा है। मुझे गुजरात का हमीर जाडेजा कहते हैं। मैं अपनी ससुराल अमरकोट आया था। दोनों शिकार खेलते खेलते रास्ता भटक गए। तुम बताओ, तुम किसकी सहेली हो, किसकी नौकरानी हो? हम किस सुलक्षणी के मेहमान हैं? क्या आपने कभी मूमल का नाम नहीं सुना? उसकी चर्चा नहीं सुनी? मूमल, जिसकी ख्याति सारे माढ़ जैसलमेर देश में फैली हुई है, जिसे सब जग प्यारी मूमल के नाम से जानते हैं, जिसकी रूप से यह सारा देश महक रहा है, जिसके गुणों का बखान यह कल कल करती काक नदी गा रही है। यह मूमल की मेड़ी है और मूमल अकेली अपनी सहेलियों के साथ यहाँ रहती है। यह कह सहेली चली गई। जीमण का थाल उठाने नाई आया, बोला, सरदारों, आप मूमल के बारे में क्या पूछते हो? उसके रूप और गुणों का तो कोई पार नहीं, कोई अंत नहीं। वह शीशे में अपना रूप देखती है तो शीशा टूट जाता है। श्रृंगार करके नीचे बाग में आती है तो चांद बादलों में छिप जाता है। उसकी मेढ़े की दीवारों पर कपूर और कस्तूरी का लेप किया हुआ है। ओखलियों में कस्तूरी कूटी जाती है। मन मन दूध से रोज स्नान करती है। शरीर पर चंदन का लेप कराती है। मूमल तो दुनिया से अलग है। भगवान ने वैसी दूसरी नहीं बनाई। हमीर ने पूछा, मूमल की शादी हो चुकी है या वह कुंवारी है? बिल्कुल अखंड कुंवारी। रात दिन राग रंग में डूबी रहती है, लेकिन पुरुषों से बिल्कुल दूर। एक से एक खूबसूरत, बहादुर, गुणी, धनवान जवान पुरुष उससे शादी करने आए, लेकिन मूमल ने तो उनकी तरफ देखा तक नहीं। कोई पसंद नहीं आया। मूमल ने तो प्रण ले रखा है कि वह विवाह उसी से करेगी जो उसका दिल जीत लेगा, नहीं तो वह सारी उम्र कुंवारी ही रहेगी। मूमल की सहेली आई। आप में से किसी एक को मूमल ने मेड़ी में पधारने की अर्ज कराई है। हमीर ने कहा, साले जी आप जाइए। महिंद्रा ने कहा, नहीं, पहले आप पधारिए। हमीर ने साफे के पेच ठीक किए, इत्र लगाया, कमर में तलवार लटकाई, मूछों पर बट लगा, सहेली के साथ हो लिया। आगे आगे सहेली, पीछे पीछे हमीर। मेड़ी आई। मेड़ी क्या, एक भूल भुलैया। अंदर घुसते ही इत्र, केसर, कस्तूरी की खुशबू की लपटें आ रही थी। चौक में पहुंच सहेली ने कहा, अब आप भीतर पधारो। हमीर थोड़ा आगे बढ़ा तो सामने उसे एक शेर नजर आया। वह उसका रास्ता रोके बैठा था। दाहिनी ओर देखा तो एक अजगर ने उसका रास्ता रोक रखा था। हमीर ने सोचा, यह तो धोखा है। मूमल औरत नहीं, कोई डाकिन है। उसका काम तो आदमियों को मेड़ी में बुलाकर उन्हें मारने का लगता है। हमीर उल्टे पांव चौक से बाहर निकल आया। मूमल ने सहेली से पूछा, तू जिस सरदार को साथ लाई वह कहाँ गए? सहेली ने कहा, मैं तो उन्हें चौक तक छोड़ गई थी। शायद शेर या अजगर से डरकर वे वापस बाहर चले गए। जीजाजी क्या हुआ? क्या मूमल की सूरत पसंद नहीं आई या उसकी आवाज? हमीर जवाब दे उसके पहले सहेली ने आकर महिंद्रा से कहा, अब आप अंदर पधारो।
मेड़ी में मूमल आपका इंतजार कर रही है। हमीर बोला, हाँ साले जी, आप जाओ। महेंद्रा ने अपना अंगरखा पहना और हाथ में भाला लिया। आगे आगे सहेली, पीछे पीछे महेंद्रा। हमीर की तरह ही सहेली ने उसको भी चौक में छोड़ दिया। महेंद्रा आगे बढ़ा तो उसे भी शेर नजर आया, रास्ता रोके हुए। महेंद्रा ने उठाकर शेर को भाला मारा। शेर जमीन पर लुढ़क गया। उसकी चमड़ी में भरा हुआ भूसा बाहर निकल आया। अपने मन में मुस्कुराया, तो मूमल परीक्षा ले रही है, अजगर में भी भूसा ही भरा होगा। और अब पता लगा कि हमीर क्यों इतनी जल्दी वापस आ गया था। उसने भूसे से भरे अजगर के अपनी तलवार से टुकड़े टुकड़े कर दिए। महेंद्रा आगे बढ़ा। अगले चौक में उसे पानी भरा हुआ मिला। ऐसा लगता था कि पानी बहुत गहरा है। महेंद्रा ने सोचा कि इसे तैरकर पार करना चाहिए। पानी की गहराई जांचने के लिए उसने पानी में अपना भाला डाला। भाला डालते ही खट की आवाज आई। महेंद्रा समझ गया कि यह पानी नहीं, कांच का बना फर्श है। सामने उसे ऊपर चढ़ती सीढ़ियां नजर आई। महेंद्रा कांच का बना फर्श पार कर खटखट करता सीढ़ियां चढ़ सीधा मूमल की मेड़ी में जा पहुंचा। आगे मूमल खड़ी थी। उसे देखते ही महेंद्रा ठिठक गया। ऐसे लग रही थी जैसे काले बादल में बिजली चमकी हो। एड़ी तक लंबे काले बाल, मानो काली नागिन सिर से जमीन पर लौट रही हो। चंपे की डाल जैसी कलाइयां, बड़ी बड़ी आंखें, मद भरे प्यालों जैसी तपे हुए कुंदन जैसा रंग, वक्ष जैसे किसी सांचे में ढाला गया हो, पेट जैसे पीपल का पत्ता, अंग अंग में जैसे मद उफन रहा हो। महेंद्रा के मुंह से निकल पड़ा, न किसी मंदिर में ऐसी मूर्ति होगी और न किसी राजा के रणवास में ऐसा रूप आया होगा। महेंद्रा तो ठगा सा रह गया। मूमल के मुंह पर उसकी आंखें गड़ गई। गड़ी तो ऐसे गड़ी कि मूमल के हिये में जा अड़ी। नयनों की भाषा नयन समझते हैं। मन को मन तुरंत पहचान लेता है। महेंद्रा सोच रहा था, विधाता ने क्या रूप सिरजा है। मूमल मन में कह रही थी, क्या तेज है, नयन क्या खंजर हैं। मूमल की पलकें नीचे झुक गई, पर आंखें चुगली खा गई। कहीं यही तो वह नहीं है जिसको मन में संजोए बैठी हूँ। मूमल उठी, 2 कदम आगे बढ़ स्वागत किया। महेंद्रा को लगा, हंसिनी तो नहीं आ गई मानसरोवर से ही कहीं। लाल पतले होठ हिले, पधारिये, विराजिए। महेंद्रा को लगा जैसे वीणा के तारों को अंगुली छू गई। मूमल ने तो महेंद्रा को केवल बातें करने, उसके देश की बातें पूछने बुलाया था, पर वह तो भूल गई कि क्या पूछे। आने से पहले महेंद्रा ने भी सोचा था कि वह मूमल से क्या क्या बातें करेगा। वह भी भूल गया कि क्या बातें करनी है। महेंद्रा ने 2 कदम आगे बढ़ाए। मूमल ने हाथ फैला उसका स्वागत किया। रात ढलने लगी, तारे छिपने लगे, आकाश में सूरज की सिंदूरी दिखने लगी, चिड़िया चहकी। मूमल और महेंद्रा को पता ही नहीं चला कि कब रात खत्म हुई, कब सूरज निकला। उधर हमीर को रात भर नींद नहीं आई। महेंद्रा अभी तक नहीं आया। कहीं उस डाकिन ने उसे मार तो नहीं दिया। सुबह होते ही उसने नाई के साथ मेड़ी पर संदेशा भिजवाया, महेंद्रा जी को कहो कि अब तो बाहर आए, अब तो सारे समाचार सुना ही दिए होंगे, अब तो जाना ही पड़ेगा। महेंद्रा ने कहा। मूमल ने कुछ नहीं कहा, महेंद्रा को देखती ही रही। वह समझ गया। कहा, मूमल मैं फिर आऊंगा, एक बार नहीं 1000 बार। महेंद्रा बाहर आया तो हमीर उसके गले पड़ गया। वाह महेंद्रा जी, ऐसी भी क्या क्या बातें हुई जो सारी रात निकाल दी। पता नहीं मेरे दिमाग में क्या क्या ख्याल आए। हमीर बोलता जाए, डांटता जाए, सवाल पूछता जाए, लेकिन महेंद्रा एकदम चुप। उसे तो मूमल के अलावा और कुछ दिखाई नहीं दे, मूमल की आवाज के अलावा और कुछ सुनाई नहीं पड़े। वह तो केवल यह कहता रहा, मारी माड़ेची है मूमल, हाले नी अमराणो रे देश, मेरी मांड देश की मूमल, आओ मेरे साथ अमराणे अमरकोट चलो। हमीर बोला, महेंद्रा जी, मैंने तो तुम्हें एक समझदार आदमी समझा था, ये क्या हो गया है तुम्हें। महेंद्रा ने कहा, मूमल के नैनों की चोट खाकर कोई जिंदा नहीं रहा।
सांप का डसा हुआ आदमी बच सकता है, मूमल की चोट खाया कभी नहीं। अमीर बोला, क्यों पागल हो रहे हो? ऐसा मूमल में क्या होगा? जैसी दूसरी औरतें हैं वह भी वैसी ही होगी, ज्यादा से ज्यादा थोड़ी खूबसूरत और अधिक होगी। महिंद्रा ने कहा, आपने मूमल को देखा नहीं है, इसलिए आप मुझ पर हंस रहे हैं। दोनों सवार अपने घोड़े पर चढ़ अपने काफिले की तरफ चले। हमीर को पहुंचने की जल्दी, सोडी जी उसका इंतजार कर रही होंगी। महेंद्रा बिल्कुल निढाल, गुमसुम, अपने विचारों में, मूमल की याद में, उसके वियोग में खोया हुआ। पड़ाव पर पहुंच हमीर ने सोडी जी को उनके भाई महेंद्रा की दशा बताई। सोडी जी ने कहा, 4-5 अच्छे सरदारों के साथ महिंद्रा को आज ही अमरकोट भिजवा दो। हमीर का काफिला गुजरात की ओर रवाना हुआ और महिंद्रा हमीर के सरदारों के साथ अमरकोट की तरफ। महिंद्रा अमरकोट पहुंचा। दिन तो किसी तरह कट जाता, लेकिन शाम पड़ते ही उसके शरीर में आग सी लग जाती। मूमल ही मूमल नजर आती। जितना अपने मन को समझाता, उतनी ही ज्यादा उसको मूमल की याद आती। उसे तो एक ही बात, एक ही ख्याल, एक ही धुन, लोद्रवे कैसे वापस पहुंचे, मेड़े की सीढ़ियां कैसे चढ़ूं, मूमल से कैसे मिलूं। अपने घर की दीवारें उसको काटने दौड़ती। और कोई उपाय समझ में नहीं आया तो उसने अपने ऊंटों को चराने वाले रामू रायका को बुलाया। पूछा, क्या अपने ऊंटों के टोले में कोई ऐसा ऊंट है जो रातों रात लोद्रवे जाकर वापस अमरकोट सुबह होते होते आ सके? रामू ने हाथ जोड़ कहा, टोले में सबसे बढ़िया चीखल ऊंट है, वह यह लंबी मंजिल तय कर सकता है। चीखल चलने में कैसा है, उसकी चाल का तो क्या कहना, ऐसे दौड़ता है जैसे पानी का नाला बह रहा हो। सवार के पेट का पानी तक नहीं हिलने देता। उसके ऊपर घी से भरा कटोरा लेकर आप बैठ जाओ तो क्या मजाल कि एक बूंद भी नीचे गिर जाए। महेंद्रा को कुछ संतोषता हुआ आशा की किरण नजर आई। रामू रायका ने कहा, छोटे कानों वाला, घने बालों की पूंछ वाला, घुटवा नली वाला, नाना करते नागौर पहुंचे, देखते देखते जैसलमेर पुगावे, घड़ी एक रस्सी ढीली छोड़ो तो दिल्ली की खबर पलक मारते ले आवे। शाबाश, तो चीखल को सवारी के लिए तैयार करके अभी ला। महेंद्रा ने रामू रायका से कहा। रामू ने चीखल को संवारा, नाक में नई नकेल डाली, गले में कोड़ियों का पट्टा डाला, गोरबंद पहनाया, कानों में चांदी की कड़ियां डाली, पलाण जीन से पूंछ बांधी, नेवरियां पहनाई पांवों में। महेंद्रा ने चीखल पर बैठ एड़ लगाई। चीखल ने लोद्रवे का रास्ता पकड़ा। ऊंट तो मानो हवा से बातें करता जा रहा था। एक पहर रात बीते चीखल ने महेंद्रा को लोद्रवे ला पहुंचाया। महेंद्रा मूमल से आ मिला, मानो ज्येष्ठ मास की जलती झुलसती धरती को पावस का पानी मिल गया। महेंद्रा की प्याली जैसे बड़ी बड़ी आंखों में नेह उमड़ रहा था। मूमल उस रस की घूंट पी रही थी। जितना पी रही थी उतनी प्यास बढ़ रही थी। चंदन के पेड़ पर लिपटी लता की भांति मूमल लहलहा रही थी। हृदय का नेह नयनों में झलक रहा था। महेंद्रा अपने भाग्य को सराह रहा था। उठा हुआ वक्षस्थल, पतली कमर, देवालय के स्तंभ जैसी जंघाएं, खरात पर उतारी पिंडलियां, सुपारी जैसी एड़ी, ऐसी स्त्री पाना तो पूर्व जन्म की तपस्या का फल है। ऊपर 16 कला युक्त चंद्रमा अमृत किरणें बिखेर रहा था। नीचे मूमल के अमृत भरे बोल महेंद्रा के कानों में अमृत बरसा रहे थे। मूमल के लंबे काले केशों को सहलाते महेंद्रा ने पूछा, तुम्हारी वन जीवों से कब की जान पहचान है? इन नागिनियों को कब से पाला? हिरण जैसी आंखों से मूमल ने महेंद्रा की ओर ताका। आंखों में आंखें डालते महेंद्रा ने पूछा, यूं झांकना क्या मृगियों ने सिखाया है? दोनों रस के सागर में डुबकियां लगाते रहे। महेंद्रा ने कोने में पड़ी सितार उठाई। मांड राग के स्वर निकले। स्वरों के साथ राग की रसीली मूमल की गर्दन हिली।
सधे हाथ से ताल दी। गर्दन के झटके के साथ महेंद्रा की आवाज गूंजी, म्हारी जग मीठी है मूमल, हाँ ए म्हारी हरियाली मूमल, म्हारी नाजकड़ी है मूमल, हाले तोले चालू म्हारे देश। तारों की ज्योति मंद हो रही थी, घड़ियां पल में बीत रही थी। वे तो प्रीत की उस नगरी में बस रहे, जहाँ की गर्म लू शीतल मंद सुहावनी हो जाती है, जहाँ के कांटों में फूलों की खुशबू आती, पीड़ा में आनंद और हार में जीत का मजा आता है। 3 पहर रात गए। महेंद्रा ने चीखल पर चढ़ फिर एड़ लगाई तो तारे छिपे। उसके पहले वह वापस अमरकोट में। महेंद्रा के लिए तो यह रोज की दिनचर्या बन गई। रात पड़े रामू चीखल को सजा कर ले आता। 1 पहर रात गए। महेंद्रा लोद्रवे पहुंचता, मूमल की मेड़ी में रहता। 3 पहर गए, वह लोद्रवा छोड़ता और मुंह अंधेरे वापस अमरकोट पहुंच जाता। महेंद्रा विवाहित था, उसके 7 पत्नियां थी। लोद्रवा से लौटते ही महेंद्रा अपनी सबसे छोटी बहू की मेड़ी में आकर सो जाता। उसकी बाकी 6 पत्नियां छोटी बहू से बहुत ईर्ष्या करती। महेंद्रा से मिले उन सबको 7 महीने हो गए। एक दिन अन्य पत्नियों ने अपनी सास से जाकर छोटी बहू की शिकायत की, हम तो 6 बहुएं बैठी आपके बेटे का इंतजार करती हैं। 7 महीनों से वह हमारे एक की भी मेड़ी पर नहीं आए। हर रात वह छोटी बहू के यहाँ बिताते हैं। यह कौन सा न्याय है? सास ने छोटी बहू को बुलाकर समझाया, बेटी यह तुम क्या कर रही हो? दूसरी बहुएं भी तो महेंद्रा शादी करके लाया है, और वह भी तुमसे पहले। उनके पास भी तुम मेरे बेटे को जाने दिया करो, उनका भी तो उस पर हक है। छोटी बहू अपनी सास के पैरों को हाथ लगा बोली, आपके पैरों की सौगंध, आपका बेटा पिछली पहर मेरी मेड़ी पर आता है और बिना कुछ कहे सो जाता है, तो फिर दोपहर को ही उठता है। मेरे से तो पिछले 7 महीनों में उन्होंने एक बार भी बात नहीं की। कहाँ जाते हैं, कब जाते हैं, कैसे जाते हैं, मुझे कुछ मालूम नहीं। महेंद्रा की माँ को शंका हुई। उसने अपने पति वीसलदे से सारी बात कही। वीसलदे चालाक चतुर, कहा, छोटी बहू से पूछो, जब महेंद्रा आता है तो उसमें कुछ खास बात नजर आती है। महेंद्रा जब रात को आता है तो उसके बाल कुछ गीले नजर आते हैं और बालों में से पानी टपकता है। बालों के नीचे कटोरा रख देना, टपकता हुआ पानी उसमें गिरेगा, फिर मुझे कटोरा दिखाना, वीसलदे ने कहा। दूसरे दिन कटोरा वीसलदे के सामने लाया गया। वीसलदे ने पानी देखा, फिर उसे चखा। यह पानी तो काक नदी का है, जरूर महेंद्रा मूमल की मेड़ी जाता है। सातों बहुओं के तो जैसे आग लग गई। क्या हम सब एक तरफ और मूमल हमसे बढ़कर? सबों ने मिलकर सलाह की, पता लगाया जाए कि महेंद्रा कैसे लोद्रवे पहुंचता है, फिर आगे की सोचें। अपने रिश्तेदारों को रात भर जगे रहकर इस बात का पता लगाने को कहा। रात पड़ी तो रामू चीखल को लेकर आया। महेंद्रा सवार हो रवाना हुआ। सातों बहुओं ने कहा, चीखल के पैर तोड़ दो, उसे मरवा दो, न चीखल रहेगा न महेंद्रा रातों रात लोद्रवे पहुंच पाएगा। सातों बहुओं ने चीखल के पैर तुड़वा दिए। रात पड़े जब रामू और चीखल ऊँट नहीं आए तो महेंद्रा रामू के घर गया। उसे आवाज लगाई। रामू की स्त्री ने कहा, वह तो बिस्तर पर पड़ा है। क्यों, क्या हुआ? हुआ क्या? आपकी बहुओं ने उसे आपकी सेवा करने का इनाम दिया। उनके रिश्तेदार चीखल के पैर तोड़ रहे थे। इन्होंने उसे बचाने की कोशिश की तो इनकी भी पसलियां तोड़ दी। महेंद्रा को गुस्सा तो बहुत आया। बोला, गजब हो गया। खैर रामू का इलाज कराओ, सारा खर्चा मैं दूंगा। अरे रामू, क्या चीखल की बराबरी का कोई दूसरा ऊंट नहीं है? रामू ने कहा, है तो सही, लेकिन चीखल जितना सुलझा हुआ नहीं। लाल रंग की टोरडी ऊंट की बच्ची है, सबसे अलग। टोले में देखते ही पहचान जाओगे। ध्यान रखना, अपना चाबुक ऊंचा मत करना, एक बार चमक जाएगी तो फिर काबू में आना मुश्किल है। जिधर उसका मुंह होगा उसी ओर भाग पड़ेगी।
महेंद्र ने लाल टोरडी को जा ढूंढा, पलान कसा और लोद्रवा का रास्ता पकड़ा। चीखल का मुकाबला तो नहीं, लेकिन तेज उससे भी ज्यादा। महेंद्र को ध्यान नहीं रहा, गलती से चाबुक ऊंचा कर दिया। फिर क्या था, टोरडी चमकी और भी तेज भागी। अंधेरा रात, छिटपुट छींटे गिर रहे थे। रास्ता साफ दिखाई नहीं दे रहा था। थोड़ी देर में महिंद्रा को एक झोपड़ी में दिया जलता नजर आया। उसने सोचा, रास्ते में तो कोई झोपड़ी नहीं आती, जरूर रास्ता भूल गया हूँ। मुश्किल से टोरडी को काबू कर महिंद्रा झोपड़ी के पास गया। आवाज लगाई, राहगीर हूँ, रास्ता भूल गया हूँ। कौन सा गांव है भाई? भाई ये गांव बाड़मेर है। रास्ता भूल गए, कोई बात नहीं, रात यहीं बिता लो। बाड़मेर का पानी भले ही खारा हो, आदमियों के दिल तो मीठे हैं। झोपड़ी से आवाज आई। महिंद्रा को तो लोद्रवा पहुंचने की जल्दी। झट से टोरडी को घुमाया। सामने दो रास्ते जा रहे थे। सोचा सीधे हाथ का रास्ता लोद्रवे ले जाएगा। लाल टोरडी को उसी रास्ते डाल दिया। काफी देर बाद दूसरा गांव आया। गांव के कुछ लोग बाहर बैठे चिलम पी रहे थे। टोरडी रोक महिंद्रा ने लोगों से गांव का नाम पूछा। गांव का नाम पूगल है। बिलोच के पठान कभी कभी गांव को लूटने आ जाते हैं, इसलिए इतनी रात पड़े हम लोग बाहर पहरा दे रहे हैं। महिंद्रा ने सोचा, यह तो गजब हो गया। अमरकोट से बाड़मेर, बाड़मेर से पूगल, लोद्रवे का कौन सा रास्ता होगा? अब रास्ता भटक गया तो लोद्रवा तो नहीं पहुंच पाऊंगा। वह बोला, भाई लोद्रव का कौन सा रास्ता है? मेरा ऊंट बहुत चमकता है, तुम में से एक पास आकर मुझे रास्ता बता दो। एक बूढ़े ने कहा, किसना, तू जवान है, जा ऊंट ऊंट सवार को उसका रास्ता बता दे। किसना उठकर महिंद्रा के पास आया। हाथ ऊंचा कर रास्ता बताने लगा तो महिंद्रा ने उसे खींच अपनी टोरडी पर बैठा रवाना हुआ। किसना चिल्लाया, ये क्या कर रहे हो? महेंद्र ने कहा, चिल्ला मत, जानी पहचानी धरती आते ही तुझे छोड़ दूंगा। अब मुझे लोद्रवा का रास्ता बताता चल। किसना रास्ता बताता जाए और महिंद्रा टोरडी को भगाता जाए। लोद्रवा की जानी पहचानी धरती पर पहुंच महिंद्रा ने किसना को टोरडी से उतार दिया। मूमल की मेड़ी में दिया जल रहा था। तीसरा पहर ढल चुका था। महिंद्रा का इंतजार करते करते मूमल की आंख लग गई। मेड़ी में मूमल की बहन सुमल आई हुई थी। सहेलियों के साथ देर रात तक सुमल ने खेल खेले। खेल में वह पुरुष बनी। उसने पुरुष के कपड़े पहन रखे थे। उन्हीं कपड़ों में मूमल से बात करती करती सुमल भी मूमल के साथ उसी पलंग पर सो गई। महेंद्र मूमल की मेड़ी की सीढ़ियां चढ़ जल्दी जल्दी उसके पलंग के पास गया। पलंग को देखते ही महेंद्र को जैसे हजार बिच्छुओं ने एक साथ काटा हो। मूमल दूसरे पुरुष के साथ सो रही है। जिस मूमल के लिए मैं अपने प्राण देता हूँ, वह मूमल ऐसी निकली। जिस मूमल के लिए मैं कोसों से भटकता आता हूँ, वह किसी दूसरे पुरुष के साथ सो रही है। ऐसी औरत को धिक्कार है। महेंद्र जिन पैरों आया, उन्हीं पैरों मेड़ी की सीढ़ियां उतर टोरडी पर चढ़ वापस अमरकोट रवाना हो गया। सुबह मूमल की आंख खुली। महेंद्र के हाथ से गिरा चाबुक उसे दिखाई दिया। महेंद्र आया तो था, लेकिन है कहाँ? उसने महेंद्र को आवाज लगाई, कोई जवाब नहीं। इधर उधर देखा, कहीं पता नहीं। जाली में से नीचे देखा, ऊंट के पैरों के निशान तो साफ नजर आ रहे थे। क्या बात हुई, वह आया पर रुका क्यों नहीं? कहीं नाराज तो नहीं हो गया? लेकिन नाराजगी का कुछ सबब तो हो। नाराज था तो मुझे जगाकर पूछ तो लेता। तरह तरह के ख्याल, तरह तरह की कल्पनाएं मूमल के दिमाग में आई। रात पड़ी, दूसरे पहर का समय हुआ। श्रृंगार कर मूमल मेड़ी की छत पर चढ़ महेंद्रा का इंतजार करने लगी। चांद अमृत बरसा रहा था। छत पर बैठी मूमल की अंगुलियां सितार के तारों पर थिरक रही थी। असल हेतालू घर आव की स्वर लहरी काक नदी की लहरों पर थिरक रही थी। दूर फैले मैदान में गूंज रही थी, पर असल हेतालू सच्चा प्रेमी नहीं आया। आ गया हूं की आवाज नहीं आई। एक दिन, 2 दिन, 10 दिन, 20 दिन नहीं आया। मूमल असल हेतालू को आवाज देती थक कर पड़ जाती। मिश्री के कूंजा जैसा मीठा महिंद्रा, कहाँ है तू? अब सितार के तार गाते नहीं, रोते थे। थारी मूमल रानी रे उदास, मूमल रो बुलाओ रे। असल हेतालू म्हारे घर आव,
थारा बिना रे धरती धुंधली। धरती धुंधली दिखाई देती, फीकी आंखों से मार्ग देखा करती। इत्र के कूपे काक नदी में उंडेल दिए, दर्पण पर पर्दा डाल दिया, खाना पीना छोड़ दिया, सिर में तेल डाले महीनों हो गए। कंचन जैसी काया काली पड़ने लगी। अमरकोट चिट्ठी भेजी तो महिंद्रा की बहुओं ने चिट्ठी महिंद्रा तक पहुंचने न दी। महिंद्रा से मिलने आदमी भेजे तो उन्हें शहर में नहीं घुसने दिया। आखिर मूमल का एक गाना गाने वाला ढोली किसी तरह वेश बदल झूठ बोल इनाम देकर महिंद्रा के महल के नीचे पहुंच ही गया। रात पड़े उसने मांड राग में गाना शुरू किया। तुम्हारे बिना सोढ़ा राण, यह धरती धुंधली, तेरी मूमल रानी है उदास। मूमल के बुलावे पर असल प्रियतम, महिंद्रा अब तो घर आव। महिंद्रा का दिल नहीं पसीजा। उसे तो मूमल के पलंग पर सोया दूसरा पुरुष ही नजर आए। ढोली को नौकर के साथ कहला भेजा, मूमल से कह दो कि मैं रूप का लोभी जरूर हूँ, लेकिन वासना का कीड़ा नहीं हूँ। मैंने अपनी आंखों से उस रात उसका चरित्र देख लिया है। जिसके साथ उसकी घनिष्ठता है, अब वह उसी के साथ रहे। मेरा अब उससे कोई संबंध नहीं है। ढोली ने जाकर मूमल को सारी बात सुनाई। मूमल के पैरों के नीचे धरती खिसक गई। अब समझी कि महिंद्रा क्यों नहीं आया। सपने में भी मूमल ने नहीं सोचा था कि उसे ऐसा कलंक लगेगा। मूमल रथ में बैठ अमरकोट पहुंची। महिंद्रा को समाचार भेजा, एक बार मिल लो, मेरी बात सुन लो, आपके दिल का वहम निकल जाएगा। मैं कलंकिनी नहीं हूँ, आपके सिवा मेरा किसी और से कोई संबंध नहीं है। महिंद्रा ने सोचा, शायद मूमल पवित्र है, मुझे गलतफहमी हो गई है। मूमल को कहलाया, मैं तुमसे सुबह मिलने आऊंगा। मूमल को आशा बंधी। महिंद्रा ने सोचा, देखे मूमल मुझसे कितना प्यार करती है। सुबह उसने अपने नौकर को सिखाकर मूमल के डेरे भेजा। नौकर रोता पीटता वहां डेरे पहुंचा। कहने लगा, महिंद्रा जी को तो रात को नाग डस गया। नौकर का यह कहना था कि मूमल तो पछाड़ खाकर जमीन पर गिर पड़ी और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। महिंद्रा ने सुना तो वह पागल हो गया। सारी उम्र हाय मूमल तुम्हारी प्यारी मूमल करता फिरता रहा। जैसलमेर के पास लोद्रवा में काक नदी के किनारे आज भी मूमल की मेड़ी खड़ी हुई मूमल महिंद्रा के प्यार और बलिदान की दास्तान सुनाती है।